तो भाई आखिरी चैप्टर चल रहा है क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब का। पिछली बार मैंने सिल्क रूट की बात की थी कि किस प्रकार से चाइना और यूरोप के बीच का ट्रेड होता था। तो मैंने बताया था जिस रूट से सिल्क और स्पाइसेस चाइना से यूरोप में जाते थे, उसी रूट से जो चाइना का पेपर था वो यूरोप पहुंचा था फ्रॉम चाइना। ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो पेपर से मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए जाते थे। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखता कौन था? स्क्राइब्स लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स का अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो नीचे आपको ये मैन्युस्क्रिप्ट्स एक प्रकार के नजर आ रहे हैं। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स ये पेपर पे लिखे गए हैं। हालांकि बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स पत्तियों पे भी लिखे गए थे, कपड़ों पे भी लिखे गए थे, अलग अलग नाना प्रकार के आइटम्स पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे। इसके रिस्पेक्ट मैंने आपसे बात की थी 1295 में जो मार्को पोलो था वो इटली लौटा, बहुत साल तक चाइना में रहा। तो चाइना से उसने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के कंसेप्ट को उठाया और इटली में इंट्रोड्यूस किया। आप बोलोगे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? इसको मैंने अपने इससे पहले की वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देखिए जाके। जो सोसाइटी के अमीर सेक्शंस होते थे वो बुक्स पसंद नहीं करते थे। उनका ये बोलना था कि बुक तो गरीब लोग पढ़ते हैं, हम वेलम के ऊपर कहीं ना कहीं प्रिंटेड मटेरियल चाहते हैं। वेलम क्या होता है? तो भैया जानवरों की खाल से बना हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर जब प्रिंटिंग या पेंटिंग करी जाती थी उसको बेसिकली जो बेस होता था उसको वेलम बोलते थे। और ऑब्वियस सी बात है, जानवर को मार के उसकी खाल के ऊपर कुछ लिख के किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेश किया जा रहा है तो बड़ा आदमी ही होगा। हालांकि जो मर्चेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, वो चीपर प्रिंटेड कॉपीज ऑफ किताबों को प्रयोग करते थे। अब आप देखोगे कि धीरे धीरे जो किताबों की डिमांड है वो बढ़ी। जो बुक सेलर्स थे ऑल ओवर यूरोप, उन्होंने बुक्स को प्रोड्यूस किया और बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अलग अलग जगहों पे बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। जैसे आज की डेट में बुक फेयर्स लगते हैं ना कि आप जाओ, अलग अलग प्रकार की किताबें आपको डिस्काउंटेड दाम में मिल जाएंगी। उस समय पे भी कुछ ऐसा ही होता था। और यहाँ पे हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स में चीज़ें बेची जा रही थी। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट समझ रहे हो ना? कि मान लीजिए मैं एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन हूँ जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे हायर कर लेगा कोई एक पर्टिकुलर बुक सेलर और मुझसे बोलेगा कि भाई ये रहा टेक्स्ट, ये रहा मैन्युस्क्रिप्ट के पन्ने, तुम इसके ऊपर लिखना शुरू करो। तो मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या है? मैनुअल लेबर है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे राइटर्स को एक पर्टिकुलर बुक सेलर हायर करता था और बहुत मेजर स्केल पे चीज़ें लिखवाता था और किताबों को बेचता था। एक बुक सेलर के अंदर कम से कम 50 स्क्राइब्स काम करते थे। स्क्राइब्स का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? स्क्राइब्स का मतलब स्किल्ड हैंड राइटर्स, जिनकी राइटिंग अच्छी है, जो अच्छी भाषा में चीज़ें, मतलब अच्छी, आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर भाषा में अच्छी राइटिंग में चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे जिकजी दिखाया गया, जिकजी कोरिया का है। दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग किताब है जिसको मूवेबल मेटल टाइप से लिखा गया। अब आप बोलोगे मूवेबल मेटल टाइप क्या होता है? तो ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, एक मेटल के नीचे इंस्क्रिप्शंस बना के उस मेटल के इंस्क्रिप्शंस के ऊपर इंक लगा के इस पन्ने के ऊपर प्रेस किया गया तो पन्ने में ये प्रिंटेड मैटर आपको नजर आने लगा। ये जो किताब है इसमें जैन बुद्धिज्म की बात की गई है। 150 जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे इंडिया के, चाइना के, कोरिया के, उनका जिक्र किया गया है इस पर्टिकुलर किताब में। इस किताब का पहला वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरा वॉल्यूम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में अवेलेबल है। और इस किताब को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड 2001 में शामिल किया गया है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि मूवेबल मेटल टाइप की टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिंटेड वन ऑफ द अर्लीस्ट किताब है ये। प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। समझ गया बात को? तो पहले हैंड राइटर्स लिखते थे, फिर वुडन ब्लॉक्स आए, फिर मेटल ब्लॉक्स लाए। इस प्रकार से आप देखोगे अभी आगे गुटनबर्ग आएंगे जो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग को और इवॉल्व करेंगे। तो शुरुआत में आप देखोगे कि जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट था, एक समय पे इनका प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा। किताबों की डिमांड बढ़ रही थी, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी। बट हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स आप कह सकते हो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। किसी भी चीज़ को कॉपी करना, एक पूरी की पूरी किताब को कॉपी करना महंगा भी है, लेबोरियस भी है, मेहनत भी लगती है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लस ये मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रेजाइल होते थे, इनको हैंडल करना आसान नहीं होता था। तो पत्तों पे लिखे जा रहे हैं, पेपर्स पे लिखे जा रहे हैं। उस समय पे जो पेपर्स बन रहे थे उनकी क्वालिटी आज के पेपर जैसी नहीं थी कि बहुत लंबे सालों तक चलेंगे। वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते थे। कपड़ों पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कहीं ना कहीं हैंडल करना मुश्किल होता था, समझ गए? और इनका सर्कुलेशन भी लिमिटेड था। तो बेसिकली आप देखोगे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो अल्टरनेटिव था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये बहुत तेजी से बढ़ा। क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में जो स्पीड थी प्रिंटिंग की वो मैन्युस्क्रिप्ट से तेज थी
और कहीं ना कहीं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में जो किताबें पब्लिश होती थी उनका जो पेपर था वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के कंपैरिजन में आराम से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता था और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली चीज़ें सस्ती भी बिकती थी। उसके चलते यूरोप में वुड ब्लॉक्स का बहुत प्रयोग किया गया और वुड ब्लॉक्स के थ्रू प्रिंटिंग केवल पेपर पे नहीं की गई, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, टेक्सटाइल्स के ऊपर, रिलीजियस पिक्चर्स को पेंट करने के लिए भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत की, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, मिडल हिस्ट्री सचिश चंद्रा की और आपको रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। एनवायरमेंटल इकोलॉजी, एनसीईआरटी 6 से 12 की सीरीज बना रहा हूँ, अच्छा लगे तो जॉइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूंगा। मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाने शुरू किए जिसके थ्रू हल्की हल्की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और वन लाइनर इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आई होप आपको वो पसंद आएंगे। और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए और जो मैं बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। जो करंट अफेयर्स के इंडिविजुअल लेक्चर्स बनते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जो डेली एडिटोरियल और डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं A great need for quicker and cheaper reproduction of text। देखिए, टेक्स्ट को लिखना, टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस करना, नई प्रिंट टेक्नोलॉजी आई है और उस नई प्रिंट टेक्नोलॉजी ने टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस करने के रेट को बढ़ा दिया। ये जो नया इन्वेंशन आया, ये एक जगह पे आया स्ट्रेटॉसबर्ग में, जर्मनी में, जहाँ जोहान गुटनबर्ग नाम के पर्सन ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया 1430s में। 1430 समझ रहे हैं, अभी से लगभग ऑलमोस्ट 600 साल पहले, ऑलमोस्ट 600 नहीं तो 590 साल पहले कि प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ। ये प्रोटेट है जोहान गुटनबर्ग की 1584 की। जोहान गुटनबर्ग कौन थे? तो इनके पिताजी एक मर्चेंट थे, एक लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट में बड़े बड़े थे। वाइन और ओलाइव प्रेसेस को इन्होंने देखा था। देखिए, मिडवल टाइम्स में प्रेसेस का प्रयोग होता था, ग्रेप्स को दबा के वाइन बनाना, ठीक है ना, प्रेसेस को दबा के एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स को पैदा करना, तो प्रेसेस का काफ़ी प्रयोग होता था, अलग अलग प्रकार की प्रेसेस का। अभी भी अगर आप किसी मिडवल यूरोपियन जगहों पे घूमने के लिए जाओगे तो पुरानी प्रेसेस आपको दिख जाएंगी। वो प्रेसेस जिसके थ्रू दारू बनाई जाती थी, शराब बनाई जाती थी, फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। प्लस एट द सेम टाइम प्रेसेस के साथ साथ ये जो जोहान गुटनबर्ग थे, इनको पॉलिश करना आता था स्टोन्स को। ये गोल्ड स्मिथ थे, तो गोल्ड स्मिथ में ये लेड मोल्ड्स का प्रयोग करके, लेड मोल्ड्स क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अंदर से खोखला हो, उसके अंदर आप मटेरियल भर दो और मटेरियल जब ठंडा हो जाएगा तो उस शेप में बाहर निकल आएगा। तो इस मोल्ड्स का प्रयोग करके वो ट्रिंकेट्स बनाते थे। आप बोलोगे ट्रिंकेट्स क्या होता है, तो ट्रिंकेट्स एक प्रकार की पर्टिकुलर डिज़ाइन होती है जिसमें आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हो ब्यूटीफुली पॉलिश करके। आप कह सकते हो कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रिंकेट। इस ट्रिंकेट में आपको कितनी ज़बरदस्त किस्म की कारीगरी नजर आ रही है, तो ये किसी मोल्ड के थ्रू ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार के ट्रिंकेट्स को बनाने में जोहान गुटनबर्ग एक्सपर्ट थे। अब जो चीज़ें जोहान गुटनबर्ग ने सीखी, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जोहान गुटनबर्ग ने अपना दिमाग लगाया और उसने बोला कि कुछ और इनोवेशन करते हैं। जोहान गुटनबर्ग ने आसपास देखा कि भाई आजकल पढ़ने का फैशन बहुत बढ़ रहा है यूरोपियन सोसाइटी में। जोहान गुटनबर्ग को लगा कि प्रिंटिंग के प्रोसेस को तेज करने के लिए क्या कुछ बनाया जा सकता है। यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस को इवॉल्व किया जोहान गुटनबर्ग ने, और यहाँ पे हर, आप कह सकते हैं कंसेप्ट को, एक तो प्रेस के कंसेप्ट को भी इस्तेमाल किया। तो वाइन प्रेस में ग्रेप्स को दबाने के लिए प्रेशर लगाया जाता है प्रेस के द्वारा, तो प्रेशर लगाने के लिए ऊपर से एक प्रेस चाहिए, तो उस कंसेप्ट को भी इस्तेमाल किया। मोल्ड के कंसेप्ट से कहीं ना कहीं ट्रिंकेट्स बनाते थे जोहान गुटनबर्ग। अभी इस मोल्ड के कंसेप्ट से वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स बनाएंगे जोहान गुटनबर्ग जिसको उस पन्ने के ऊपर प्रिंट करना है। मतलब मोल्ड की टेक्नोलॉजी को, प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी को ओवरऑल मिला के यहाँ पे जोहान बर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस बना दी। 1448 तक एक परफेक्ट सिस्टम उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जोहान गुटनबर्ग ने रिवाइज किया। इसमें क्या होता था कि जो सबसे नीचे का प्रिंटिंग ब्लॉक होता था ना, उस प्रिंटिंग ब्लॉक में जो खांचे थे वो कुछ इस प्रकार से जोहान गुटनबर्ग ने सेटअप किए थे कि उन खांचों को अलग अलग वर्ड्स के लिए, आप कह सकते हो, रीऑर्गेनाइज किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि प्रिंटिंग में जब आप किसी किताब को छाप रहे हो तो उस किताब में जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्द के ओरिएंटेशन के हिसाब से आपको प्रिंटिंग ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो प्रिंटिंग ब्लॉक में ऐसे बहुत से मोड्स थे जिसमें लेटर्स को रीअरेंज किया जा सकता था और उसके बेसिस पे पूरा एक टेक्स्ट बनाया जा सकता था, और यही चीज़ गुटनबर्ग ने करी। सबसे पहली किताब जो गुटनबर्ग ने अपने इस पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू छापी वो थी द ग्रेट बाइबल।
इसकी 180 कॉपीज को इन्होंने प्रिंट किया। इन 180 कॉपीज को प्रिंट करने में 3 साल लग गए, लेकिन उस समय पे 180 कॉपीज ऑफ बाइबल 3 साल के अंदर ये बहुत तेज स्पीड मानी गई, क्योंकि जब आप लिख के चीजें करते थे या वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू भी चीजें करते थे वो काफी समय लेती थी। और अभी के लिए आप देखोगे ये जो नई टेक्नोलॉजी आएगी ये धीरे धीरे इवॉल्व करेगी। उस समय पे जो टेक्नोलॉजी आई ऐसे नहीं कि वो इतनी रेवोल्यूशनरी तरीके से आगे बढ़ी कि सब कुछ बंद हो गया। हैंड प्रिंटिंग भी चलती रही, साथ साथ धीरे धीरे जो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी ना ये भी इवॉल्व होती रही। ओके, आप देखोगे कि गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस किस प्रकार से काम करती थी। यहाँ पे आपको ऊपर से एक स्क्रैच नजर आ रही है, ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू, इधर स्क्रू के आगे एक हैंडल लगा हुआ, इस हैंडल को एक आदमी इतनी स्पीड से इधर खींच रहा है, ये घूम रहा है और घूम के नीचे प्लेटन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। ये प्लेटन दोस्तों क्या कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वुडन ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, ये वो वुडन ब्लॉक है, बाद में ये मेटल में कन्वर्ट हो गया, ये वो पर्टिकुलर ब्लॉक है जिसके अंदर कैरेक्टर्स बना रखे हैं गुटेनबर्ग में, मतलब वो कैरेक्टर्स जो कि आपको इस पर्टिकुलर पन्ने के ऊपर छापने। ये जो दिख रहा है ना जहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये एक पेज है, इस पेज के ऊपर जो वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, इस वुडन ब्लॉक में वो पन्ने हैं, मतलब वो लेटर्स हैं जिन लेटर्स को आपको इस पन्ने के ऊपर छापना है। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में इवॉल्व की गई। ठीक है भाई, यहाँ पे गुटेनबर्ग ने क्या किया कि जो 26 कैरेक्टर्स होते थे ना रोमन अल्फाबेट के, उन 26 कैरेक्टर्स को इस वुडन ब्लॉक में और बाद में मेटल ब्लॉक में किस प्रकार से आगे पीछे मूव करना है, इसके बहुत से खांचे बनाए गुटेनबर्ग ने, ताकि अलग अलग जो कॉम्बिनेशन होते हैं इन 26 अल्फाबेट्स के, उनको बना के बहुत तेजी से चीजों को छापा जा सके। ये धीरे धीरे आगे इस मशीन को बोला जाने लगा मूवेबल टाइम प्रिंटिंग मशीन। ठीक है ना, और ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और इवॉल्व होती गई, इसमें और इंप्रूवमेंट्स होते गए अगले 300 सालों में। और आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर गुटेन प्रेस के थ्रू एक घंटे में एक साइड के 250 सीटें पब्लिश की जा सकती थी। प्लेटन क्या है, तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में, लेटर प्रेस प्रिंटिंग मतलब कि एक वुडन ब्लॉक जिसमें लेटर छिपे हुए हैं, ऊपर से आप प्रेशर डाल लो, उस प्रेशर के चलते एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो लेटर छप जा रहे हैं। तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में प्लेटन एक ऐसा बोर्ड होता है जिसको बैक ऑफ द पेपर पे प्रेस किया जाता है, जिससे कि उस बोर्ड के जो लेटर्स हैं वो उस पर्टिकुलर पेपर के ऊपर छप जाए। शुरुआत में ये जो बोर्ड होता था, जैसा कि मैंने बताया, लकड़ी का होता था, बाद में मेटल स्टील का होने लगा। फिर बात करते हैं कि ये जो प्रिंटेड किताबें आई किसके थ्रू, गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू। इसमें कुछ अलग चेंजेस भी थे। वैसे तो देखो तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जैसी ही थी अपीयरेंस में, लेआउट में, लेकिन ऑब्वियसली बात है मेटल लेटर्स और वुडन लेटर्स का यहाँ पे प्रयोग किया गया। ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स को कॉपी किया गया, बट कैलीग्राफी में जब हाथ से आप बिल्कुल मोती जैसे अक्षर बनाते हो, शुरुआत में उतने मोती जैसे अक्षर इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या मेटल प्रिंटिंग, ये जो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आई थी, इसके थ्रू नहीं आ पाए। बॉर्डर्स को यहाँ पे इल्यूमिनेट करने की कोशिश की गई, अलग अलग पैटर्न्स बना के, फॉलेज बना के। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो प्रिंट किए जाते थे पेजेस इस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, वहाँ पे कुछ जगहों पर खाली छोड़ दिया जाता था और उन खाली जगहों पे एक डेकोरेशन की डिज़ाइन बनाई जाती थी। अलग अलग परचेजर अपने अपने हिसाब से डेकोरेशन की डिज़ाइन बनवा सकता था और किसी भी दो किताबों में एक पेज पे एक जैसी ड्राइंग नहीं बनाई जाती थी। आज की डेट में अगर आपको लक्ष्मीकांत की प्रिंटेड किताब मिलेगी ना, तो दो किताब बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी, एक किताब के दो पेजेस बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। बट उस समय पे अगर उस एक किताब के दो पेज हैं, एक पेज ये और एक पेज ये, तो यहाँ पे एक पेज में हो सकता है डिज़ाइन कोई दूसरी हो और यहाँ पे एक पेज पे डिज़ाइन कोई दूसरी हो। टेक्स्ट एक ही होगा पर डिज़ाइन अलग अलग होंगी। 1450 से लेके 1550 तक ये जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी, ये यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में सेटअप हुई। जर्मनी से प्रिंटर्स दूसरे कंट्रीज में गए, दूसरी कंट्रीज में जाके इन्होंने नए प्रेसेस को खोलने में मदद की, प्रिंटिंग प्रेसेस भी बढ़ी और इसके थ्रू जो बुक प्रोडक्शन हो रहा था वो भी बढ़ा। सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी ने देखा कि 20 मिलियन कॉपीज प्रिंटेड बुक्स की, यानी 2 करोड़ कॉपीज प्रिंटेड बुक्स की यूरोप में पहुंच गई थी। ओके, और सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में 2 करोड़ और 16th सेंचुरी में 20 करोड़ प्रिंटेड बुक्स यूरोपियन मार्केट्स में पहुंच चुकी थी। यहाँ पे आप देखोगे कि गुटेनबर्ग के बाइबल के कुछ पन्ने आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या खास बात बताई गई यहाँ पे गुटेनबर्ग की बाइबल की? सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे जो बॉर्डर्स थे वो इल्यूमिनेटेड, यहाँ पे एक डिजाइन बना रखा है, यहाँ एक डिजाइन बना रखा है, ऊपर टेक्स्ट लिख रखा है। तो ये गुटेनबर्ग की बाइबल के एक पन्ना है। वैसे तो 180 कॉपीज छपी थी, लेकिन अभी 50 से ज्यादा कॉपीज नहीं बची है, नई टेक्नोलॉजी की थी। ओके, यहाँ पे मेटल टाइप प्रेस का इस्तेमाल किया गया,
जो बॉर्डर से उनको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया गया। और ये जो डिज़ाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये डिज़ाइंस ये हैंडमेड है। ओके, ऐसा नहीं कि ये डिज़ाइंस भी प्रिंट होके निकली है, प्रिंट होके नहीं निकली है। और अलग अलग कॉपीज़ में जो डिज़ाइंस होंगी ना, ये भी अलग अलग होंगी, क्योंकि किसी को भी यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं है। उस समय की सोसाइटी में भूकाल मारने के लिए या शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा कुछ लोगों के पास होता नहीं था। तो लोग क्या करते थे कि मान लीजिए किसी एक ने एक पर्टिकुलर किताब खरीदी, किसी दूसरे ने दूसरी पर्टिकुलर किताब खरीदी, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि भाई मेरे किताब की इस पेज पे देखिए ये वाली डिज़ाइन है, उसके वाले में ये वाली डिज़ाइन है। तो हर इंसान अपनी जो कॉपी थी ना उसको यूनिक रखना चाहता था, किसी दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी लोग चाहते नहीं थे। इसलिए उस समय पे जो डेकोरेशन के लिए खाली जगहें छोड़ी जाती थी उनमें अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस बनाई जाती थी, अलग अलग प्रकार के कलर्स डाले जाते थे। और चूंकि बाइबल एक रिलीजियस किताब है तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को और फैंसी तरीके से और कलरफुल तरीके से दिखाया जाता था, जिससे ओवरऑल शो वाला एलिमेंट भी बना रहे और रिलीजियस वर्ड्स की सिग्निफिकेंस भी आ जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रेडिशनल प्रिंटिंग प्रेस नजर आ रही है उस समय की। दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। कंपोजिटर क्या होता है? कंपोजिटर एक ऐसा पर्सन होता था जो कि टेक्स्ट को कंपोज करता था, उस टेक्स्ट को जो कि किसी एक किताब में प्रिंट होना है। और गैली क्या होता था? गैली एक ऐसा मेटल फ्रेम होता था जिस पे उस प्रिंटेड टेक्स्ट को आपको पुटअप करना है और फिर उसी मेटल को आप पर्टिकुलर गुटन बैग प्रेस से एक पेपर के ऊपर प्रेस करोगे और उस पर पेपर के ऊपर वो पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि इनिशियल्स आ जाएंगे। तो एक प्रिंटर की वर्कशॉप उस समय पे कुछ ऐसी रखती थी। यहाँ पे आपको राइट साइड पे कंपोजिटर्स नजर आ जाएंगे, ये दिख रहा है आपको कंपोजिटर्स काम कर रहे हैं। तो भाई क्या टेक्स्ट लिखना है वो बेसिकली ये लोग तैयार कर रहे हैं, फिर उस टेक्स्ट को मेटल के ऊपर लगाना, फिर और उस मेटल के ऊपर इंक लगाना, ताकि जब ये मेटल ब्लॉक या वुडन ब्लॉक प्रेस किया जाए पन्ने के ऊपर तो वो प्रॉपर जो वर्ड्स है वो प्रिंट हो जाए। फिर ये जो मेटल ब्लॉक था, ये जो गैली थी जिसके ऊपर इंक लगा के तैयार किया गया था, तो पहले कंपोजिटर ने टेक्स्ट तैयार किया, उस टेक्स्ट को फिर इस मेटल ब्लॉक के साथ फिक्स किया गया, इस मेटल ब्लॉक के ऊपर इंक लगाई गई, फिर इस मेटल ब्लॉक को यहाँ पे पुटअप किया गया और उसके नीचे पन्ना रखा गया और पन्ने के ऊपर प्रॉपर इंप्रेशन आ गया, वो छप गया। फिर उस पन्ने को यहाँ पे बैठ के प्रूफ रीडर्स पढ़ रहे हैं। प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि भाई जो छपा है क्या वो सही छपा है, गलत तो नहीं छपा है। और फाइनली यहाँ पे आपको प्रिपेयर्ड लॉट नजर आ रहा है, छपा हुआ लॉट नजर आ रहा है जिसको बुक के फॉर्म में बाइंड करना है। तो इस प्रकार पे उस समय की आप एक कह सकते हो कि प्रिंटिंग प्रेस नजर आती थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंटिंग रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ये प्रिंट रेवोल्यूशन था क्या? प्रिंट रेवोल्यूशन बस एक डेवलपमेंट नहीं था, एक बुक्स को प्रोड्यूस करने का तरीका नहीं था, इसने कहीं ना कहीं लोगों के रहने के तरीके को, लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। लोग किस प्रकार से इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, कैसे उनको नॉलेज मिलेगी, कैसे वो इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज को देखेंगे, उनके पॉपुलर परसेप्शन इस प्रिंट के थ्रू बदल गए। अब जो पब्लिक उठ के आ रही थी ना, वो एक रीडिंग पब्लिक थी। पहली बात तो प्रिंटिंग के प्रोसेस के थ्रू हुआ क्या कि जो जो किताबें यहाँ पे बन के आ रही हैं वो किताबों के दाम कम है। अभी जब किताबों के दाम कम है तो वो ज़्यादा लोगों के लिए किताबें एक्सेसिबल हैं। पहली बात तो हर किताब को बनाने में जो समय लगता था और हर किताब को बनाने में जो मेहनत लगती थी वो कम हो गई थी। इसके चलते कम समय में कम दाम में आप ज़्यादा कॉपीज़ एक पर्टिकुलर किताब की बना सकते हो और ज़्यादा आसानी से बना सकते हो। जब बुक्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगी तो मार्केट में इन बुक्स का ओवरऑल नंबर बढ़ जाएगा और इन बुक्स को पढ़ने वाले जो लोग हैं मार्केट में ये भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। अब ये जो एक्सेस ऑफ बुक्स था, इस एक्सेस ऑफ बुक ने एक नया पढ़ने के कल्चर को प्रमोट किया। पहले ये जो पढ़ने वाली चीज़ थी, रीडिंग वाली चीज़ थी, दिस वॉज लिमिटेड टू एलिट्स, ठीक है ना। लोग ओरल कल्चर में रहते थे। तो कोई गा रहा है और आप सुन रहे हो। एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है कि भाई आपके साथ नौटंकी हो रही है, नौटंकी में लोग बोल रहे हैं, कोई कुछ पढ़ के सुना रहा है, आप सुन रहे हो। आपको खुद पढ़ना नहीं आता था, ठीक है ना। तो जो कोई सैक्रेड टेक्स्ट होता था, पुराण है, वेद हैं, उनको लोग पढ़ के सुना रहे हैं। बैलेट्स, गाने गाने की चीज़ें गाई जा रही हैं, आप सुन रहे हो। कोई कहानी सुना रहा है, आप सुन रहे हो। तो आप सुन रहे थे, आपके पास नॉलेज ओरली आ रही थी। आप किसी को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे, तब आपके पास नॉलेज ओरली आ रही थी, आप पढ़ नहीं रहे थे। और प्रिंटिंग से पहले जो भी किताबें अवेलेबल थी, ऑब्वियस बात है वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ओके, और वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स केवल अमीर लोगों के पास अवेलेबल थी, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स महंगी हुआ करती थी। ऑब्वियस बात है एक पर्टिकुलर पर्सन लिख के अगर पूरी की पूरी किताब बना रहा है तो चीज़ महंगी होगी। लेकिन जब प्रिंटिंग हो गई तो प्रिंटिंग के बाद किताबें हो गई सस्ती।
और जब किताबें हो गई सस्ती तो एक वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का एक बहुत बड़ा तबका उन किताबों का एक्सेस ले सकता है, उनको लेके अपने पास रख सकता है। तो अब ये जो सुनने वाली पब्लिक थी ये पढ़ने वाली पब्लिक में कन्वर्ट होने लगेगी। लेकिन ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था। सिर्फ चीज़ें सस्ती हो जाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। किताब को पढ़ने के लिए किताब को पढ़ना आना चाहिए। और उस समय की यूरोपियन सोसाइटी में लिटरेसी रेट्स काफ़ी कम थे। तो जो प्रिंटर्स थे, जो पब्लिशर्स थे, उनको लगा कि यार लिटरेसी रेट कम है, तो इस प्रिंटिंग के सिद्धांत को कैसे कॉमर्शलाइज किया जाए। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया। इन लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई पब्लिक गैदरिंग्स में तो लोग चीज़ों को सुनते ही हैं, हम एक काम करते हैं कि पब्लिक गैदरिंग्स के नंबर को बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है कि प्रिंटेड बुक्स जब हम ज़्यादा छापेंगे और उन प्रिंटेड बुक्स को हम लोग पॉपुलर कल्चर की मेथोडोलॉजी के थ्रू लोगों के पास पहुंचा देंगे, तो भले ही लोगों को पढ़ना नहीं आता, बट लोग, आप कह सकते हो, क्रिएटिव और अट्रैक्टिव चीज़ों को देखना चाहेंगे। तो किताबों के अंदर बहुत सारी प्रिंटेड इमेज को डालना, बहुत सारी पिक्चर्स के थ्रू टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करना, ताकि एक अनपढ़ आदमी भी क्या लिखा हुआ है उसके साथ चीज़ को रिलेट कर पाए। प्लस भाई इन पब्लिशर्स ने इंटरेस्टेड कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कविताएं, इंटरेस्टिंग प्रोस को किताबों में छापना शुरू किया। देखिए, अगर एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी में 10,000 लोग रहते हैं और केवल 15 लोगों को पढ़ना लिखना आता है, तो उन 15 लोगों के पास आप इंटरेस्टिंग कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कविताएं, इंटरेस्टिंग प्रोस और रिटन टेक्स्ट पहुंचा दो, और ये 15 लोग फिर इन 10,000 लोगों को पढ़ पढ़ के चीज़ें सुनाएंगे। तो ऑटोमेटिकली ये जो 10,000 लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे चीज़ों में, और बुक्स का सक्सेस है ही, तो वो बुक सामने होगी। भले ही इन 10,000 लोगों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन उस बुक के अंदर इंटरेस्टिंग इमेजेस देखना, इन 15 लोगों के पीछे पड़े रहना कि हमें पढ़ के सुनाओ, और इन 10,000 लोगों में कुछ तो ऐसा इंथुजियास्टिक लॉट निकल ही आएगा जो कि पढ़ना लिखना सीख जाएगा और कहीं ना कहीं बुक्स को रीड करना एंजॉय करने लगेगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं विलेजेस में गैदरिंग्स के थ्रू, गानों के थ्रू, टाउन में टैवर्न्स के थ्रू, टैवर्न्स क्या होते हैं? टैवर्न्स वो जगहें होती हैं जहाँ पे लोग शराब पीने के लिए, खाना खाने के लिए और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, दोस्ती में मिलने के लिए, न्यूज़ एक दूसरे को बताने के लिए मिलते थे। तो टैवर्न्स में बैलेड के थ्रू, बैलेड क्या होता है? एक हिस्टोरिकल अकाउंट होता है, एक फोक टेल होती है जिसको गाने के फॉर्म में लोगों के सामने लाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटेड बुक्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके लिए इस्तेमाल तो ओरल कल्चर का हुआ, लेकिन अब ये ओरल कल्चर के इस्तेमाल में किताबों का नंबर ज़्यादा था। तो जो लोग सुन भी रहे थे ना, वो भी उस किताब को उठा के देख सकते थे। और जब आपके पास एक किताब का एक्सेस आ जाएगा, तो जो इंटरप्राइजिंग दिमाग होगा वो उसमें घुस के कैसे ना कैसे करके समझने की कोशिश करेगा कि ये क्या चीज़ है। और ऐसे में ये जो सुनने वाली जनता थी और ये जो सुनाने वाली जनता थी, इनके बीच की जो बाउंड्री है ना, ब्लर्ड होती जाएगी। जो सुनने वाली जनता है वो सुनाने वाली में कन्वर्ट होती जाएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती जाएगी, और इससे आप देखोगे कहीं ना कहीं लिटरेसी भी बढ़ेगी। फिर आगे बात करते हैं रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। कहीं ना कहीं प्रिंट का वाइड सर्कुलेशन हो रहा था, और वाइड सर्कुलेशन के चलते लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को क्रिटिकली एसेस करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, और अब लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे थे। डिबेट बढ़ने लगा, डिस्कशन बढ़ने लगा। अथॉरिटीज़ जो पहले बोला करती थी, उस चीज़ को सीधे सीधे लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लोगों ने बोला, इन प्रिंटेड मैसेजेस के थ्रू बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पे पुट फॉरवर्ड किए गए। समझ गए बात को? कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज़ थी वो इतनी हाई लेवल की प्रिंटिंग से खुश नहीं थी, क्योंकि इन अथॉरिटीज़ को ऐसा लगता था कि भाई इतने हाई लेवल की प्रिंटिंग होगी तो इन्फॉर्म्ड डिबेट और डिस्कशन होगा, और इन्फॉर्म्ड डिबेट और डिस्कशन इग्नोरेंस को दूर करता है। और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे इंडियन सोसाइटी में और दुनिया भर की सोसाइटी में जो इग्नोरेंस पे अपनी दुकान चला रहे थे। तो पुराणों में ऐसा लिखा है, तो पुराने गांव में, हमारे एंशिएंट इंडिया में, कोई हाई कास्ट का इंसान एक लोअर कास्ट के इंसान को क्या बोलेगा कि भाई पुराणों में ऐसा लिखा है कि तुम हमारी सेवा करोगे। बाद में जब उस लोअर कास्ट के इंसान ने पढ़ के देख लिया पुराण को कि भाई क्लियर कट दिख नहीं रहा है कि कहाँ सेवा लिखी हुई है, तो वो पूछेगा कि भाई कहाँ लिखा है। तो हाई कास्ट वाला परेशान होगा ना कि भाई बंद करो ये सब बवाल, ये तो इनलाइटनमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें उस समय पे यूरोप में भी होने लगी, और ये अलग अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ को ये अफेक्ट करने लगी। हर किसी को यहाँ पे प्रिंटेड बुक पसंद नहीं आ रही थी, वाइडर सर्कुलेशन ऑफ किताब पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे लोगों के दिमाग में फर्क आएगा तो वो रेबेलियस हो जाएंगे, रिलीजियस अथॉरिटीज को क्वेश्चन करने लगेंगे, मोनार्च को क्वेश्चन करने लगेंगे। तो ना ही रिलीजियस अथॉरिटीज को और ना ही मोनार्क को ये बात पसंद आएगी।
इनफैक्ट आप यहाँ पे समझोगे कुछ मोनार्क्स और कुछ रिलीजियस अथॉरिटी तो खुद के मैटर्स को प्रिंट करा के अपना प्रोपोगेंडा चलाने लगे। यहाँ पे बेसिकली एक इवेंट को देखते हैं रिलीजन के फील्ड में। 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर। इन्होंने लिखा 95 थीसिस। 95 थीसिस में इन्होंने उस समय के रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत सारी खामियां, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स जो कि मार्टिन लूथर के हिसाब से गलत थे, इनको पॉइंट आउट किया। मार्टिन लूथर ने बोला कि भाई रोमन कैथोलिक चर्च तो ऐसा बोलता है, ये ऐसे गलत है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसे गलत है। और जो इन्होंने कमियां खामियां उठाई, उन्होंने विटनबर्ग में एक चर्च के दरवाजे पे वो चिपका दिया। कहीं ना कहीं चर्च को उसने इनवाइट किया कि आओ और मेरी बातों को चैलेंज करके दिखाओ, मेरी बातों के अगेंस्ट काउंटर पॉइंट्स देके दिखाओ। लूथर ने यहाँ पे जो बातें बोली सोसाइटी में लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। लूथर ने जो कुछ भी लिखा बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा और चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू किया। चर्च के द्वारा प्रोपोगेटेड सेंटिमेंट्स को और प्रोविजंस को क्वेश्चन करना शुरू किया और यहाँ से चर्च को रिफॉर्म करने की बात हुई और चर्च के अंदर से एक रिफॉर्मेशन का मूवमेंट निकला, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन 16वीं शताब्दी का एक मूवमेंट था जो कि जीसस क्राइस्ट को तो मानता था, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च जो भी बोलता था धर्म से रिलेटेड, उस हर बात को ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन नहीं मानता था। मार्टिन लूथर एक प्रकार के मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे। आप देखोगे ये जो कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, इस कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बहुत सारे डाइवर्जेंस निकले और ये जो डाइवर्जेंस निकलने की शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर ने की थी। मार्टिन लूथर ने यहाँ जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रिंसिपल्स को क्वेश्चन किया है, इसमें से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी निकला है और भी बहुत सारे क्रिश्चियनिटी के ट्रेडिशंस यहाँ से निकले। क्रिश्चियनिटी अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे भागों में बटी हुई है। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च है, एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, अलग अलग प्रकार के बहुत से चर्च फैले हैं दुनिया में जो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि रोमन कैथोलिक चर्च की सारी बातों को मानते हो। तो जब मार्टिन लूथर ने यहाँ पे ये किया तो मार्टिन लूथर ने क्या बोला? उसने बोला कि भाई प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। मतलब कि यहाँ पे मार्टिन लूथर क्या बोल रहा है कि भाई ये जो प्रिंटिंग है ये भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है हमको, सबसे बड़ा। यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स का ये बोलना था कि ये प्रिंटिंग एक नए प्रकार का इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर लेके आई है, ये रिफॉर्मेशन की तरफ जाएगी और यही प्रिंटिंग आगे आने वाले समय में रेनेसा की तरफ जाएगी, जब जीन जैक्स रूसो, वोल्टियर, थॉमस पेन जैसे रिफॉर्मर सामने आएंगे और अपने आइडियाज देंगे। प्रिंटिंग को देखिए उस समय के पिक्चर्स में किस प्रकार से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही हैं, ऊपर से गॉडेस उतर रही हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस को अपने साथ लेके, सोचिए गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस को लेके निकल रही हैं और दो गॉडेसेस दोनों तरफ हैं, ये इसको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। ये जो दो साइड पे गॉडेसेस हैं ये कौन है? एक है भाई मिनर्वा गॉडेस ऑफ विजडम, एक है मरकरी मैसेंजर ऑफ गॉड। और नीचे 5 लेडीज नजर आ रही हैं, इनफैक्ट 6 लेडीज नजर आ रही हैं जो कि अपने अपने कंट्रीज के 6 पायनियर प्रिंटर्स की फोटो लेके बैठी हैं। तो ये अलग अलग 6 कंट्रीज की रिप्रेजेंटेटिव्स दिख रही है नीचे, 1 2 3 4 5, ओके, एक्चुअली 5 दिख रही है यहाँ पे। और ये पांचों ने अलग अलग फोटोज पकड़ रखी है। यहाँ पे गुटेनबर्ग की फोटो पकड़ रखी है। गुटेनबर्ग वाज द पायनियर ऑफ पेंटिंग इन जर्मनी। उसी प्रकार से दूसरी कंट्रीज में पायनियर ऑफ पेंटिंग कुछ और थे। ये पायनियर ऑफ पेंटिंग्स, पेंटर्स मतलब प्रिंटिंग, सॉरी पेंटर कह रहा हूँ मैं, सॉरी प्रिंटिंग। तो ये जो पायनियर्स ऑफ प्रिंटिंग है, इन्होंने अपने अपने देशों में प्रिंटिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाया और इस प्रिंटिंग के थ्रू उन्होंने एक बहुत बड़े जनता के सेक्शन को इनलाइटन किया, इसलिए इनको भगवान की तरह यहाँ पे माना जा रहा है। समझ गया? अगली वीडियो में हम लोग प्रिंट और डिसेंट की बात करेंगे। प्रिंटिंग जब एक लिमिट से ज़्यादा हमारे मोनार्क्स को और चर्चेस को, रिलीजियस अथॉरिटी को पसंद नहीं आई, तो जो लोग ज़्यादा प्रिंटिंग के थ्रू ज्ञान बांट रहे थे उनको मारा भी बहुत गया, हेरेटिकल बिलीफ्स के बेसिस पे। उसको अगली वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन आर्टिकल्स को, इन वीडियोज़ को शेयर करें दोस्तों। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी मुझे मदद मिलेगी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।